Hello everyone, a warm welcome to all of you. Welcome to our YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vidhu Duggal. Today we'll be discussing about the amendments that have been introduced in trust institutions as per the Finance Act 2020. इस फाइनेंस एक्ट 2020 में काफी मेजर अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे कि सेक्शन 12AA which governs the procedure for registration of trust has been now removed. उसकी जगह 12A भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे ही 1023C और 80G में भी नए प्रोवाइजोस इंसर्ट किए गए हैं। ये तीनों सेक्शन गवर्न करते हैं जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग प्रोसीजर्स को और उनके अंदर एग्जेम्पशन से रिलेटेड। अब ऑल टुगेदर एक नया रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें इस बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन मिलता था इनफाइनाइट पीरियड के लिए, अब आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर अ फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन अब अप्लाई करेंगे तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के तहत आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और आपको विद इन द टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब की गई है उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा वेलकमिंग चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, जो मेजर अमेंडमेंट हम कहेंगे हमारे ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस में। क्या होता था कि पहले अगर आप अप्लाई करते थे तो कई बार सीआईटी इस बेसिस पे मना कर देते थे आपको रजिस्ट्रेशन कि आप 12 या आपने अभी कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी है इन सेक्शंस के अंदर। लेकिन अब आपके रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आप एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे और अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है प्रोविजनल के बाद, और टाइम पीरियड भी आपको लिमिटेड कर दिया गया है ताकि डिपार्टमेंट हर 5 साल या 3 साल के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन को देख पाए कि क्या आप एक्टिविटीज, आपके ट्रस्ट एक्टिविटीज एज पर द चैरिटेबल पर्पस कर रही है, नहीं कर रही है, कोई बिजनेस एक्टिविटी या कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं इंट्रोड्यूस की गई है, कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, उसको 5 साल में देखा जाएगा। कई बार असेसमेंट होती थी तभी पता चलता था कि एक्टिविटीज चैरिटेबल है या नहीं है, अदरवाइज उसके अलावा हम कभी भी देख नहीं पाते थे कोई डिपार्टमेंट की साइड से कि हमने कोई एक्टिविटीज जो कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन हमने चैरिटेबल पर्पस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मोर थ्रू द पीपीटी कि क्या प्रोविजन एग्जिस्टिंग के लिए है, जो फ्रेश अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या है, फ्रेश के बाद रिन्यूअल कैसे होगा। एक प्रोसीजर है जो 6 केसेस में बांटा गया है, इसको हम डिस्कस करते हैं पीपीटी के थ्रू। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के लिए क्या है। सिंस 12AA हट गया है और 12A भी आया है, नए सेक्शन आने की वजह से जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस पहले पुराने सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड थे, क्या उनको भी नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा 12AB में? द आंसर इज यस। आपको 12AB के अंदर अप्लाई करना है, नए रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम 1 जून 2020। यानी ये सारे जो प्रोविजंस हम आप डिस्कस करेंगे 1 जून 2020 से एप्लीकेबल हैं, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर 31 अगस्त 2020 तक आपको मैंडेटरली अप्लाई करना है, नया रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए हैं कि अगर आप नहीं लेते तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे। तो आपको 31 तक ATG 1023C 12AB में नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज ऑन 1 जून 2020 में। और जो अब आपको अप्रूवल मिलेगा दैट इज ओनली फॉर 5 इयर्स। पहले आप इनफाइनाइट पीरियड के लिए मिलता था, अब सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगा। डिपार्टमेंट ने टाइम लिया है कि हर 5 साल बाद वो आपके ट्रस्ट की वैलिडिटी को चेक करेंगे कि क्या वो इनकम टैक्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन जिस पर्पज से लिया था या नहीं लिया था। हर 5 साल में अब ये रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा डिपार्टमेंट में, आपको हर बार रिन्यूअल की एप्लीकेशन 5 साल में डालनी होगी। और आपकी अप्लाई करने की विद इन 3 मंथ्स, यानी अगर आपने सपोज 5 जून को अप्लाई किया है, 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव, यानी कि आपको 5 जून का एंड हो गया आपका 30 जून, 30 सितंबर तक आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इसमें कोई भी हासिल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग ट्रस्ट में माना गया है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो चैरिटेबल पर्पस के लिए ही होगी। अभी आप इनकम टैक्स के रजिस्ट्रेशन में हैं तो आप सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, इसमें कोई भी आप इलीगल या बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे। ये स्पेसिफिकली अभी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के लिए है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, कोई क्वेश्चन या इशू नहीं होगा। आप सिंपली अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर मिल जाएगा और आप ऐसे ही गवर्न कर पाएंगे, अगले 5 साल तक एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। This is absolutely hassle free for the existing trust institutions.
नाउ द क्वेश्चन विल बी कि जो एग्जेम्पशन हमें पुरानी मिली हुई है, सपोज मेरा 2011-12 या उससे पहले कोई भी टाइम लिमिट अगर आपको पहले आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा था, क्या वो एग्जेम्पशंस मेरी अब वैलिड होंगी? सिंस नया एक्ट आ गया, नया प्रोविजन आ गए हैं, 12AB आ गया है, 1023C में प्रोवाइजोस इंसर्ट हुए हैं, 80G में नए प्रोवाइजोस इंसर्ट हुए हैं, तो इसकी वजह से कहीं मेरे पुराने उस पे एप्लीकेबिलिटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा? द आंसर इज नो। आपको कोई भी एग्जेम्पशन पुरानी वाली विड्रॉ नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई असेसमेंट चल रही है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जहां पर आपके ट्रस्ट की एक्टिविटीज को देखा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है, दैट इज सेपरेट। लेकिन अदरवाइज एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी आपको पुराने सालों के लिए। तो वर्ड यूज किया गया है एक्ट में, दैट इज असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच द अप्रूवल वाज अर्लियर ग्रांटेड, यानी कि पहले से जो गवर्न होते हुए आ रहे थे वही आपका अभी भी वैलिड रहेगा एग्जिस्टिंग ट्रस्ट में। तो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के लिए सब कुछ सिंपल फॉर्म नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें एग्जिस्टिंग के बाद जो, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्सिक्वेंसेज इसके फेलियर के हैं कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया एग्जिस्टिंग ट्रस्ट का तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। 115 TD एप्लीकेबल किया गया है। ये सेक्शन जो है वो पहले से ही एक्ट में है कि ये इसमें लिखा गया है कि जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट कि 3 चीजें कवर की गई हैं, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कि जैसे आपकी अगर 12AA में ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, अगर वो ट्रांसफर हो जाती है किसी ऐसी एंटिटी में जो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आप मर्ज हो जाती है किसी ऐसी एंटिटी में जो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर डिसॉल्व हो जाती है किसी ऐसी एंटिटी में और उसके एसेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं जो 12A में रजिस्टर्ड नहीं है या 1023C में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ट्रस्ट को MMR के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन दी एक्रेडिटेड इनकम। एक्रेडिटेड इनकम मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेटवर्थ ऑफ द ट्रस्ट, यानी जो ट्रस्ट की नेटवर्थ है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी और मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स की पेमेंट करनी होगी। अगर ट्रस्ट ने अपने आप को डिसॉल्व किया है या ट्रांसफर किया है किसी ऐसी एंटिटी के साथ जो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है, ये एप्लीकेबल था फाइनेंस एक्ट 2016 में जो अमेंडमेंट लाई गई थी। अब इसमें एक अमेंडमेंट आ गई है कि अगर आप एग्जिस्टिंग ट्रस्ट को 12AB में रजिस्टर नहीं करवा रहे या 10 नहीं करवा रहे हैं तो आपके ऊपर यही एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी 115 TD की कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट के अकॉर्डिंग। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर द न्यू रेजाइन। और जो टैक्स निकाला जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे, दैट विल बी एडिशन टू द नॉर्मल टैक्स एप्लीकेबल ऑन द टोटल इनकम। जो यानी कि आपका जो नॉर्मल टैक्स निकल कर आ रहा होगा, नॉर्मली जो आप टैक्स पे कर रहे होंगे अपने ट्रस्ट में, दैट विल बी सेपरेट, और ये वाला जो टैक्स पे करेंगे दैट इज सेपरेट। तो दोनों चीजें सेपरेट होंगी। तो हमें ध्यान देना है कि हमें अब रजिस्टर करवाना है 31 अगस्त तक अपनी ट्रस्ट को नए रिजाइन के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमने 1 जून 2020 या उसके बाद कभी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया, कि हमें उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। इसमें हमें एक तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा फॉर 3 years एज कम्पेयर टू अर्लियर कि हमें पहले इनफाइनाइट पीरियड के लिए मिलता था, अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा 3 years। और इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन हमें कोई भी शो करने की जरूरत नहीं है। CIT हमें कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन अकाउंट्स नहीं मांगेगा या क्वेश्चन इशू नहीं करेगा जो हम अभी करंट रिजाइन में करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे जिसके विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, वहां तक के मिल जाएगा। तो आपके एप्लीकेशन करते ही बहुत टाइम भी कम है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन इसमें मिल जाएगा। अब इसमें जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के पॉइंट है, हम इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड इज एग्जेम्पशन अवेलेबल। इस पे हमें ध्यान देना है इन दोनों पॉइंट्स पे। टाइम लिमिट में लिखा गया है कि आपको अप्लाई करना है जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए एटलीस्ट 1 month प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच अप्रूवल इज सॉट। यानी कम से कम 1 महीना पहले, आपका प्रीवियस ईयर जब स्टार्ट होने वाला है उससे 1 महीना पहले जहां से आपको रजिस्टर अप्रूवल चाहिए, आपको एप्लीकेशन फाइल कर देनी होगी। इस लाइन को हम 2 सिनारियो से समझते हैं। एक तो सपोज सिनारियो 1, अगर हमारा जनवरी 21 में मेरी कोई ट्रस्ट ऑलरेडी फॉर्म की गई और मुझे चाहिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो अगर मेरी ट्रस्ट जनवरी 21 में रजिस्टर्ड थी, मतलब फॉर्म की गई थी, फॉर्मेशन हो रखा था उसका, तो मैं एटलीस्ट 1 month यानी कि 28 फरवरी तक मैं एप्लीकेशन फाइल कर दूंगी ताकि मुझे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रजिस्ट्रेशन मिल पाए।
दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मैं इस प्रोविजन में फॉल कर जाऊंगी, ये कंडीशन फुलफिल कर पाऊंगी कि मेरी ट्रस्ट पहले से थी और मैंने उसके 1 महीना पहले पहले जहां से मुझे अप्रूवल चाहिए था मैंने अप्लाई कर दिया 28 फरवरी तक, ठीक है। लेकिन सिनारियो 2 अगर हम ध्यान दें, इसमें अगर हम इसमें एज्यूम करें कि हमारी ट्रस्ट फॉर्म की गई है सपोज मई 2021 में और मई 2021 में रजिस्ट्रेशन की गई है, लेकिन मुझे उसका अप्रूवल चाहिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। सपोज कोई मेरे डोनेशन आ रहे हैं जो मेरे को रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशन अवेलेबल करवानी है अपने आप को फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, लेकिन मेरी ट्रस्ट ही फॉर्म मई 21 में हुई है, तो हाउ विल इट बी पॉसिबल कि मैं ये कंडीशन फुलफिल कर पाऊँ? यानी 28 फरवरी वाली जो कंडीशन है कि मुझे 1 महीना पहले करना है असेसमेंट ईयर स्टार्ट, वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले, मैं उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। तो ये प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है इस क्लॉज के अंदर कि अगर मेरी ट्रस्ट रजिस्टर हुई है उस साल में और उसी साल में मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं कैसे उसे गवर्न करूं, कैसे मैं रजिस्ट्रेशन ले पाऊं? इस चीज के लिए अभी एक्ट में क्लैरिटी आनी बाकी है कि एक्ट में इस चीज को लेकर थोड़ा सा और क्लैरिटी और एक अमेंडमेंट की जरूरत है कि हम इस केस में क्या करें अगर हम उसी साल में अप्लाई कर रहे हैं जिस साल में हमें चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज एग्जेम्पशन अवेलेबल। एग्जेम्पशन अवेलेबल में लिखा है कि एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर मैं इस बात को अपने टाइम लिमिट वाली लाइन के साथ पढ़ूं तो उसमें लिखा गया है कि आपको 1 महीना पहले अप्लाई करना है जहां से आपको अप्रूवल चाहिए, और ये बोलते हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपको मिल जाएगी जहां से आपने अप्लाई करी है। सपोज अगर हम सिनारियो 1 लेके चले तो जहां पर बात की है कि जनवरी 21 में मेरी ट्रस्ट रजिस्टर हुई, फॉर्म हुई, तो यानी कि अगर मैं अप्लाई 28 फरवरी 21 तक कर देती हूँ तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एग्जेम्पशन ले पाऊंगी। लेकिन ऊपर अगर मैं टाइम लिमिट वाली बात को पढ़ूं तो वहां लिखा हुआ है कि मैं अगले साल के लिए ले पाऊंगी। तो ये जो दोनों बातें अगर साथ में पढ़े तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है जो अभी क्लैरिटी या अमेंडमेंट अभी जरूरत है एक्ट में कि हम इन दो केसेस को कैसे गवर्न करेंगे। अगर मैं दोनों में फॉल करवाना चाहती हूँ कैसे इसको हम टैकल करेंगे। तो दिस क्लैरिटी इज स्टिल टू बी clarified by the department, by the finance act or by the institute, right? फिर हम बात करेंगे अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बाद हम क्योंकि हमें अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिला है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में, अब मैं प्रोविजनल के बाद अप्लाई करूंगी अपनी ट्रस्ट को रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो टाइम लिमिट जो मेंशन की गई है वो है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ प्रोविजनल अप्रूवल और विद इन 6 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी व्हिचएवर इज अर्लियर। यानी कि 6 महीने पहले मेरा अगर प्रोविजनल अप्रूवल खत्म होने वाला है उससे पहले, या फिर अगर मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो उसके 6 महीने के अंदर व्हिचएवर इज अर्लियर वहां मुझे अप्लाई करना है। सिंस मुझे जो प्रोविजनल अप्रूवल मिला था वो इस बेसिस से मिला है कि इररिस्पेक्टिव मैंने एक्टिविटी स्टार्ट करी नहीं करी इसलिए मुझे मिला हुआ है। तो अगर मेरी एक्टिविटी स्टार्ट पहले हो जाती है सपोज, तो मुझे उस एक्टिविटी स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। सिमिलरली अगर मेरा प्रोविजनल अप्रूवल खत्म होने वाला है और मैंने अब तक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी तो मुझे उस प्रोविजनल अप्रूवल की 6 महीने की एक्सपायरी 6 महीने से पहले पहले एक्सपायर होने से पहले पहले अप्लाई कर देना है फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर अप्रूवल की बात करेंगे तो हमने प्रोविजनल अप्रूवल में बात करी थी कि वहां कोई डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, वहां सीआईटी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन देगा नॉर्मली। लेकिन अगर मैं प्रोविजनल से फ्रेश रेगुलर रजिस्ट्रेशन में जाऊंगी तो वहां सीआईटी मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। वहां चेक किया जाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट्स जेन्युइननेस है या लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स मैं फुलफिल कर पा रही है ट्रस्ट या नहीं कर पा रही। तो वहां पर आपको क्वेश्चनर इशू होगा, जैसे नॉर्मली करंट रजाइन में आपको क्वेश्चनर इशू करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मांगते हैं, सारे बैंक स्टेटमेंट्स मांगते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंगली गवर्न करी जा रही है जो हमने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया था, कोई बिजनेस या इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है उसमें। तो यहाँ पर चेक किए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। एक चीज यहाँ पर हमने पढ़ी, कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ। यानी कि ये एक्ट, ये जो लाइन यूज की गई थी ये फाइनेंस एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस की गई, जिसका मतलब ये था कि अगर इनकम टैक्स के अलावा भी वो ट्रस्ट किसी और एक्ट में भी रजिस्टर्ड है या कोई और एक्ट भी उसे गवर्न कर रहा है, तो उस एक्ट में भी अगर उसने कोई वॉल्यूशन करा है या कोई कंप्लायंस नहीं करा तो इनकम टैक्स उसमें मना कर सकते हैं, सीआईटी मना कर सकता है रजिस्ट्रेशन देने के लिए। और अगर रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है तो विड्रॉ किया जा सकता है। सपोज एनवायरमेंटल लॉ, अगर एनवायरमेंट के लिए हमने कोई रजिस्ट्रेशन लिया तो मुझे एनवायरमेंटल लॉज को भी अकॉर्डिंगली फुलफिल करना होगा इनकम टैक्स के लिए।
तो जो भी ट्रस्ट आपकी रजिस्टर्ड है, जिन जिन एक्ट्स में आप गवर्न कर रहे हैं, आपकी ट्रस्ट गवर्न कर रही है, उन सारे एक्ट्स में कंप्लायंस जरूरी है फॉर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसकी वजह से अगर उनके वॉयलेशंस होंगे तो इनकम टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन नहीं देगा सीआईटी आपको। इसी तरीके से यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अप्रूवल आपको मिल जाएगा 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, यानी कि ये नॉर्मल है जो भी करंट रजाइन में भी होता था कि आपने एप्लीकेशन फाइल करी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको ऑर्डर मिल जाएगा अप्रूवल या रिजेक्शन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या यहाँ पर जो एग्जेम्पशन हमें मिल रही है वो पहले जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमें मिला था वो वैलिड रहेगी? द आंसर इज यस, वो वैलिड रहेगी। जैसे एग्जिस्टिंग में हमारी अप्रूवल वैलिड थी, वहां पर कोई पुरानी रजिस्ट्रेशन या पुराने एग्जेम्पशन पे इफेक्ट नहीं आया था। सिमिलरली प्रोविजनल से अगर हम रेगुलर में जाएंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी यहाँ पर भी। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रोविजनल से रेगुलर के बाद रीन्यूअल कराने की। प्रोविजनल से आपने रेगुलर करा लिया, उससे 5 साल खत्म हो गए, उस 5 साल के बाद आपको रीन्यूअल भी कराना है। सिमिलरली आपने एग्जिस्टिंग में लिया 5 साल का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिला था, उसके खत्म होने के बाद भी आपको रीन्यूअल कराना है, तो वो रीन्यूअल आपको कम से कम 6 महीने पहले प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ पीरियड कराना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भी आपके दोबारा डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाएगी, सारी ऑब्जेक्ट्स जेन्युइननेस और रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ चेक किए जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि रीन्यूअल भी एक ऑल टुगेदर एक नया रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें चेक किया जाएगा कि गवर्न कर रहे हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली, कोई इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज ना हो रही हो, तो फिर से एक प्रॉपर नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, आपके अकाउंट्स को चेक किया जाएगा। यहाँ पर भी एग्जेम्पशन उसी साल से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आपने एप्लीकेशन फाइल करी है, पुरानी रजिस्ट्रेशन आपकी चलती रहेंगी, उसमें एग्जेम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई असेसमेंट्स नहीं चल रही है या कोई स्क्रूटनी ना चल रही हो उसमें। अदरवाइज एग्जेम्पशन आपने जब से फाइल करी है तब से मिल जाएगी, एप्लीकेशन आपने जब से फाइल किया, पुरानी एग्जेम्पशन भी वैलिड रहेंगी। और अप्रूवल का ऑर्डर विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, यानी जब से आपने अप्लाई किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल या रिजेक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा, जैसे करंट रजाइन होता है। दिस इज एब्सोल्युटली सेम फ्रॉम करंट रजाइन, लेकिन यहाँ पर 5 years की बात ऐड कर दी गई है कि अब हर ट्रस्ट को 5-5 साल का ही मिलेगा। प्रोविजनल में ध्यान देना है कि वहाँ 3 साल का मिलेगा। अब तक जो है हमने केसेस डिस्कस किए थे, ये सब केसेस है हमारे 1023C, ATG और 12AB तीनों के लिए गवर्न करते हैं। लेकिन अब जो 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे वो 12AB में गवर्न करेंगे। नेक्स्ट केस में बात की गई है कि ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन विच बिकेम इनऑपरेटिव ड्यू टू द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 11(7), मतलब कि अगर मेरा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन इनऑपरेटिव हो जाता है ड्यू टू द जो इस बार ऐड किए गए हैं ये प्रोवाइजो सेक्शन 11(7 में। 11(7 के प्रोवाइजोस कहते हैं अगर आपकी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है 12AA में या और अप्रूव्ड है 1023C या 1046 में, अगर दोनों में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको एग्जेम्पशन सिर्फ एक में से मिलेगी। यानी अगर आप 11 तो या तो आप 11-12 की एग्जेम्पशन ले लीजिए या 1023C 1046 की ले लीजिए, दोनों में एग्जेम्पशन इनवैलिड है। अगर ऐसा है कि आप अभी दोनों में आपको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है तो ये एग्जेम्पशन इनऑपरेटिव मान ली जाएंगी, 12AA की इनऑपरेटिव मान ली जाएगी उस डेट से जब से आपको 1023 से 1046 मिला हुआ है, या फिर ये प्रोविजन जब से आया है, दैट मींस 1 जून 2020 से जब से आपको ये प्रोविजन मिला है, विच एवर इज लेटर, जब से आपको 1023 से 46 का अप्रूवल मिला और 1040 जो जब से ये प्रोविजन आया है 1 जून 2020 से, विच एवर इज लेटर, इन दोनों का तब से आप इनऑपरेटिव मान ली जाएगी 12A की रजिस्ट्रेशन। और इस वजह से अगर आपकी इनऑपरेटिव मान ली जाती है तो आपको रिवाइवल के लिए एप्लीकेशन डालनी है यहाँ पर, एंड द टाइम लिमिट इज एटलीस्ट 6 months प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज सॉट टू बी ऑपरेटिव। कम से कम 6 महीने पहले उस असेसमेंट ईयर के स्टार्ट होने से जहां पर रजिस्ट्रेशन आप ऑपरेटिव करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ट्रस्ट वांट्स टू ऑब्टेन द रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, अगर आप 2021 के लिए अपने आप को रिवाइवल करवाना चाहते हैं तो इसका असेसमेंट ईयर आपका हो गया असेसमेंट ईयर 21-22, और इसके लिए 6 महीने पहले कब से हो गए स्टार्ट होने से पहले 30 सितंबर 20। तो 30 सितंबर 20 तक आपको एप्लीकेशन फाइल कर देनी है अगर आप असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एग्जेम्पशन चाहते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें 6 months इस टाइम लिमिट में हमें एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। और इसके साथ अगर हम एग्जेम्पशन वाली बात को पढ़ें, एग्जेम्पशन अवेलेबल, तो यहाँ लिखा हुआ है कि
assessment year immediately following the financial year in which the application is due. यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में जहां आपने एप्लीकेशन फाइल करी उस फाइनेंशियल ईयर में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर हम करंट अपने प्रोविजन को लेके चले कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी टिल 30 सितंबर 20 तक, तो मुझे एग्जेम्पशन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए मिल जाएगी। जैसे हमारे फर्स्ट वाला जो हमने अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में डिस्कस किया था कि वहां पर दोनों बातें, टाइम लिमिट और एग्जेम्पशन वाली बातें कॉन्ट्रडिक्टरी है, यहाँ पर ये दोनों बातें सेम है कि 30 सितंबर 20 तक अगर मैं फाइल करती हूँ फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, तो मुझे उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर मैं दोनों बातों को साथ में पढ़ूंगी। और यहाँ मुझे अप्रूवल वही 5 साल के लिए मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जेन्युइननेस ऑफ एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ। ऑब्जेक्ट्स चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्वेश्चनर इशू होगा, ऑल टुगेदर दिस विल बी द न्यू रजिस्ट्रेशन। इससे नहीं है कि आप इनऑपरेटिव हो गए हैं तो वो एडवांटेज है, इसमें फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन शो करने पड़ेंगे, सब दिखाने के बाद ही आपको 12AB का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और अप्रूवल के लिए वही सेम टाइम लिमिट है, दिस इज 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। 6 महीने के अंदर अंदर जहां से आपने एप्लीकेशन फाइल करी है वहां से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आएगा कि ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन अडॉप्टेड और अंडरटेकिंग द मॉडिफिकेशंस। इट मींस कि आपने जिस पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था, जिसके लिए एग्जेम्पशन ली थी, उससे हटकर आप कोई और ऑब्जेक्ट्स फॉलो करने लग गए हैं जो आपकी ट्रस्ट डीड में नहीं है और आपने अपने इनकम टैक्स में भी उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था। तो ध्यान रखना है कि विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ सच मॉडिफिकेशन आपको अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन के अंदर अंदर। यहाँ टाइम लिमिट 30 days की है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दी है। और यहाँ पर भी जैसे हमने 11(7) के प्रोवाइजोस की वजह से अगर इनऑपरेटिव हो जाता है हमारा ट्रस्ट, ऐसे ही यहाँ पर भी हमें ऑल टुगेदर नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा जैसे हमें वहां मिल रहा था। फिर से हमें 5 साल के लिए मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जेन्युइननेस चेक की जाएगी, कंप्लायंसेस चेक किए जाएंगे। यहाँ पर भी दोबारा डॉक्यूमेंटेशन जाएगा। अगर आपने कोई भी अडॉप्ट कर लिया है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो नहीं थे आपके इनकम टैक्स में, अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, फिर से ऑलटुगेदर नया रजिस्ट्रेशन। एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी उसी असेसमेंट ईयर से फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड, कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एप्लीकेशन फाइल करी है उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और अप्रूवल ऑर्डर 6 months जैसे नॉर्मल अभी हमने बाकी में डिस्कस किया 11(7) के प्रोवाइजोस में भी कि 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड, वहां से आपको ऑर्डर पास हो जाएगा। अब ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, वन ऑफ द ऑप्शंस कैन बी अवेल्ड, यानी यहाँ पर 11(7) प्रोवाइजोस में कि या तो आप 1023C या तो आप 12AB का रजिस्ट्रेशन लें या फिर आप 1023C 1046 का लें। दोनों में है तो आप इनऑपरेटिव मान लिए जाएंगे, फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है इसके अंदर। ये पहले भी था हमारे एक्ट में कि पावर दी गई है कैंसिलेशन की CIT को, कि अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन पे ग्रांट हो गया है ट्रस्ट को और लगता है कमिश्नर को कि द ट्रस्ट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉज या नॉट they are not genuine, the activities are not genuine or not being carried out according to the objects of the trust institution, तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देने के बाद कमिश्नर कभी भी आपसे कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन। या फिर अगर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12, 13 मंथ का अगर आपने वॉल्यूशन किया है जहां आपने चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अपनी इनकम को नहीं लगाया या और जो जो केसेस उसमें मेंशन किए गए हैं, अगर वो नहीं किया गया तो भी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर सकता है कमिश्नर। और where the trust institution has not complied with any requirement, जो हमने डिस्कस किया कि अगर आप दूसरे लॉज में भी नहीं कर रहे हैं उसमें भी, उस केस में भी विड्रॉ किया जा सकता है। सिर्फ इनकम टैक्स में नहीं, बाकी के सारे लॉज में भी कंप्लायंस करना जरूरी है अपने 12AB, ATG और 1023C के रजिस्ट्रेशन को कायम करने की। ये इस बार नया एक इंट्रोड्यूस किया गया है, फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस। जब भी हमको डोनेशंस देते थे पहले, हमारे डोनेशंस देने के बाद डोनर अपनी रिटर्न में ATG की एग्जेम्पशन ले लेता था, अपने अकॉर्डिंगली डोनेशन जिसको दिया है अमाउंट डाल के डोनेशंस अपनी ITR में क्लेम कर लेते थे। लेकिन अब एक क्रॉस चेकिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि डोनी यानी जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रिसीव करेगा जो डोनेशन ले रहा है उसे एक एनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी है जिसमें बताया जाएगा नेम ऑफ द पर्सन, अमाउंट ऑफ रिसीट और डेट ऑफ रिसीट कितना था, अमाउंट ऑफ डोनेशन कितने रिसीव हुए हैं, वो सारी चीजें एनुअल स्टेटमेंट में मेंशन की जाएंगी। इसके बाद ही डोनर को एलिजिबिलिटी है ATG में क्लेम करने की। अब डोनर अपने अकॉर्डिंगली नहीं क्लेम कर सकता,
स्टेटमेंट फाइल करने के बाद ही आपके उसमें रिफ्लेक्ट करेगा डोनी की बुक्स ITR में, तभी वो ले पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि क्रॉस चेकिंग हो पाए कि ट्रस्ट को कितने मिल रहे हैं और जो डोनर दिखा रहा था कि अपनी कितनी डोनेशंस दी हैं वो क्रॉस चेक हो पाए। वैसे ही डोनर इशू करेगा सर्टिफिकेट टू डोनी के एज अ प्रूफ कि इन्होंने डोनेशन दिया था, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। लेट फाइलिंग फीस डाली गई है 234G की, 200 रुपीज पर डे की, और अगर फेलियर है तो 10,000 से लेके 1 लाख तक का फेलियर की पेनल्टी है 271K में। जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसमें चेंज आया है कि आपकी रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हो गई है। यानी कि जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो आप ऑडिट रिपोर्ट जाती है 10B 10BB में जो ऑडिट रिपोर्ट्स जाती हैं वो 30 सितंबर तक ही फाइल करनी है, ये ध्यान रखना है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ही एप्लीकेबल है, इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स, कि आप जो अपनी रिटर्न है, रिटर्न को तो टाइम 31 अक्टूबर तक फाइल कर पाएंगे, लेकिन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आपको 30 सितंबर तक फाइल करनी होगी। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं कि अमेंडमेंट्स आपकी हमने डिस्कस किया 1 जून 2020 से एप्लीकेबल है, और जो आप जो 1023C या 12A में जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग होंगी 1 जून को, वो नए प्रोविजंस में ही डीम मानी जाएंगी। दैट शुड बी डीम्ड टू एन एप्लीकेशन अंडर द न्यू प्रोविजंस। उसमें नया प्रोविजंस ही लगेंगे, सारा नया एक्ट लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे नया फाइनेंस एक्ट इम्पैक्ट कर रहा है ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस को, एग्जिस्टिंग को भी और फ्रेश रजिस्ट्रेशंस को भी। आपको इस बारे में क्लैरिटी एकदम प्रॉपर हो गई होगी। इन केस आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इस मेल आईडी पे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज like, share and subscribe this channel. Thank you.